हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 11th क्लास का चैप्टर है। तो हमने पहले ही एक लेक्चर देख लिया था, इसमें इंटरफेज को हमने पूरा का पूरा डिटेलिंग कर लिया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो देख सकते हो जाके, इन डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो अभी जो हम देखेंगे वो एम फेज के बारे में। हमने क्या देखा था, दो हमने जैसे कहा था कि सेल जो होगा, सेल में दो फेज मिलेगा, एक तो इंटरफेज होगा और दूसरा होगा एम फेज। इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया गया था, हमने देखा था। जैसे अब देखेंगे कि एम फेज जो है, एम फेज को भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जो होता है इसका फर्दर जो होता है डिवाइड किया गया है। तो एम फेज जो होता है ये क्या रहता है कि जिसमें सेल का डिवीजन एक्चुअल में यहीं पर पाया जाता है। इंटरफेज जो था वो क्या था, एक प्रिपरेटरी फेज था, प्रीपैरेटरी फेज था। और एम फेज क्या होगा, ये एक डिवीजन फेज है। एक क्या है, एक डिवीजन फेज है। यहाँ पर जो होता है डिवीजन एक्चुअल में हमें दिखाई देता है। अब देखो माइटोसिस के अंदर जो एम फेज होता है, तो एम फेज को जो होता है, इसका जो डिवीजन होता है माइटोसिस में, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। जैसे हमने कहा था माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन इसको क्यों कहा जाता है, इसको समझो। जो पेरेंट सेल होता है, क्या होता है, पेरेंट सेल होता है, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेगा। और जो डॉटर सेल है या फिर प्रोजेनी सेल है, प्रोजेनी सेल ले लो या फिर डॉटर सेल ले लो, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों में कितना रहेगा, सेम। यानी कि पेरेंट सेल के अंदर और प्रोजेनी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन इसको कहा जाता है। जैसे हमने पहले कहा था कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, यानी कि 2C जो होता है 4C हो जाता है। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C से 4C हो जाता है। अब इसी को 4C को 2C प्लस 2C में कन्वर्ट करेगा। अब ये जब इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा और ये डिवाइड करके एक अलग सेल बनाएगा। तो हमारा जो डिप्लॉयड सेल होगा वो कितना मिलता है हमें, अमाउंट ऑफ डीएनए 2n। रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ डीएनए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2n। तो ये 2n बनाएगा, ये भी एक 2n, दो सेल बना लिया, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, सेम रहता है। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम था वो कितना था, अगर 2n था तो 2n ही था, इसमें भी मिलेगा 2n ही रहता है। तो हर सेल में यहां आने के बाद 2n 2n, इसीलिए जो है इसको इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है, क्या कि इक्वली डिवाइड करेगा। जबकि म्यूसिस में देखोगे अगर n है तो उसको हाफ करके n बाई, अगर 2n है तो n में कन्वर्ट कर देगा। ये म्यूसिस में होता है, यानी माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन इसी वजह से कहा जाता है। तो इसका फेज देखते हैं। जैसे इसमें पहले हमने देखा था कि प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा। तो एक एक करके हम इस फेज को देख लेते हैं। कि पहले देखें प्रोफेज, पहला फेज प्रोफेज। जो प्रोफेज है, तो प्रोफेज में जो S2 और G2 में जो भी डीएनए का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें देखिए S एंड G2 फेज, S एंड G2 फेज में जो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, क्या होता, डीएनए मॉलिक्यूल का डुप्लीकेशन हुआ था, वो नॉट डिस्टिंक्ट था, नॉट
डिस्टिंक्ट मतलब वो अलग नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन वो क्या था, इंटरवाइंड था, बट रिमेन इंटरवाइंड। आपस में ही जो होता है वो कॉइल के फॉर्म में इंटरवाइंड हुआ था, बाइंड किया हुआ था, डीएनए का एक डीएनए के दूसरे डीएनए सेपरेट आउट नहीं हुआ था। इसका मतलब है इसमें इस वाले स्टेज में देखोगे तो जो बताया था हमने कि अगर 2C था तो 2C अब 4C बन गया था, 4C था, 4C बन गया, क्या बना, 2C से 4C बना। तो ये जो इसका जो अमाउंट जो डबल हुआ, ये इस 2C के साथ क्या था, वो इंटरवाइंडली बाइंड था, इसीलिए जो इन्होंने कहा कि ये नॉट डिस्टिंक्ट, अलग नहीं हो। अगर अलग हो गया तो फिर ये 4C नहीं 2C प्लस 2C के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें देखोगे तो प्रोफेज वाले में जो क्रोमोसोम्स था, देखो इंटरवाइंड था, इसका मतलब ये है कि डीएनए किससे बना था, हमारा क्रोमोसोम्स के बना होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है आपस में कॉइल्ड रहता है, क्रोमोसोम्स इसको एक अनटैंगल्ड बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या रहता है, कॉइल्ड रहता है। और इसमें क्या रहता है, जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स बिगिन कंडेंसेशन, क्रोमोसोम जो होता है वो कंडेंसेशन होने लग जाता है, ताकि वो ज्यादा विजिबिलिटी, जब कंडेंसेशन मतलब होता है फर्दर मोर कॉइलिंग होने लगेगा। वो जब कॉइलिंग होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, तो मेटाफेज में हम देखेंगे कि वो विजिबिलिटी में आ जाता है। तो मेटाफेज स्टेज में इजीली जो होता है विजिबल होता है, उसके ऊपर स्टडी किया जा सकता, उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया जा सकता है। लेकिन एनाफेज में देखोगे या फिर इंटरफेज में देखोगे, इसके जो होता है विजिबिलिटी नहीं दिखता है हमें, क्योंकि कंडेंसेशन के फॉर्म में उतना नहीं रहता है। तो और एक बात है, जितने भी हमारे जो एस फेज में और G1 फेज में ये जो ऑर्गेनल्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ था, वो सारे के सारे देखोगे यहाँ पे विजिबल जो होता है, जो भी हमें ऑर्गेनल्स था, ऑर्गेनल्स जो ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हुआ था, हमने देखा था मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनल्स कहाँ पर G1 फेज में हो जाता था, लेकिन डुप्लीकेशन हो जाता था। तो धीरे धीरे देखोगे G1 फेज में, एस फेज में प्रोटीन फॉर्मेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन मिलेगा। G2 में जो भी ऑर्गेनल्स वगैरह था उसका डुप्लीकेशन हुआ था, वो क्या करेगा, अब विजिबल नहीं होगा, वो क्या होगा, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। अब जो होता है ये क्या विजिबल नहीं होगा, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह देखोगे वो डिजेनरेट हो जाता है। न्यूक्लियर एनवलप बिगेस्ट टू डिजेनरेट। अब ये जो होगा डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम वगैरह हो गया, ये सब कुछ देखोगे तो ये अब विजिबल नहीं रहता है एनाफेज वाले स्टेज में, ठीक है। इसका देखोगे तो स्पिंडल जो फाइबर होता है, इसका फॉर्मेशन भी हो जाता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म, स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, बनने लग जाता है, क्योंकि इसका जो प्रोटीन था वो हमने देख लिया था पहले, जो था क्या हो रहा था, बन रहा था। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ताकि इसके जस्ट स्टेज में देखोगे तो मेटाफेज फ्लेट में, मेटाफेज स्टेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये एक फाइबर जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करेगा, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच करने के बाद उसको खींचेगा, ये जो
2C था, हम पहले देख बताया था कि ये जो 4C है इसको 2C और 2C को सेपरेट आउट करेगा, इसी स्पिंडल फाइबर की वजह से होगा, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हुआ था, क्या था, एक सेंट्रियोल्स, एक और बात था, स्पिंडल फाइबर तो बना, अब सेंट्रियोल्स जो था, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो गया था, तो सेंट्रियोल्स क्या करता है, मूव करने लग जाता है ऑपोजिट पोल्स के अंदर, मूव टू ऑपोजिट पोल्स। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, यहां पर क्या है, ये सेंट्रोल था मान लो, ठीक है। अब ये सेंट्रोल जो होता है इसका कॉपी बना, सेंट्रल बना, अब ये क्या करे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करेगा, और फिर ये दोनों 180 डिग्री वाले पोजीशन पे आ जाएगा, एक लीनियर पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल जो ऑपोजिट पोल में जब पहुंचेगा, मेटाफेज प्लेन में हम देखेंगे कि यहाँ से जो होता है स्पिंडल फाइबर होगा, निकलेगा और क्रोमोसोम्स के साथ जो काइनेटोकोर है उसके साथ बाइंड करेगा, और फिर इसको खींच के एक मेटाफेज प्लेट में अलाइन कर लेगा। तो इसीलिए जो होता है इस सेंट्रोल जो क्या है अब ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये तो इतनी बात थी जो एनाफेज में हमें ध्यान रखना था। अब आते हैं हम सॉरी प्रोफेज में ध्यान रखना था, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज में। तो मेटाफेज में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो याद रखने वाली चीज़ें होती है कि उसका आइडेंटिफाइंग फीचर जो होगा वो कैसे पता लगेगा हमें कि इसका जो जितने भी क्रोमोसोम्स मिलेंगे हमें वो क्या है, एक अलाइन में मिलेगा, एक मेटाफेज प्लेट में। जैसे ये देखो, ये सेल है, चलो हम बता देंगे कि कैसे कैसे है मेटाफेज, ठीक। तो देखो हमने प्रोफेज में देखा कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो डिजेनरेट होना शुरू कर देता है। तो अब यहाँ देखोगे वो जो डिजेनरेट शुरू किया था मेटाफेज में आके वो डिजेनरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब डिजेनरेशन जब कंप्लीट हो गया तो न्यूक्लियस जो होता है हमें विजिबल नहीं मिलेगा उसमें, ठीक। तो न्यूक्लियर इनवेलप कंप्लीटली डिजेनरेशन कंप्लीट हो जाएगा, इनवेलप डिजेनरेशन कंप्लीट। क्या है, ये डिजेनरेशन जो हो रहा था वो क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। अब मेजर जो ऑर्गेनल्स वगैरह होता है वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता। अब इसमें देखो, अब इसका जो न्यूक्लियर कंटेंट होगा, जितना भी न्यूक्लियर कंटेंट होगा यानी कि जो क्रोमोसोम्स होंगे, फिर क्रोमोसोमल मटेरियल जितना भी मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, स्प्रेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म में ये बिखर जाएगा, कौन, जो जितना भी क्रोमोसोम्स वगैरह है वो सारे के सारे। अब जब वो बिखर जाएगा, अब क्या होगा, इसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है हमारे। अब क्रोमोसोम तो कंप्लीटली क्या कहता है, बिखर गया साइटोप्लाज्म में। जैसे मान लो ये देखो, ये न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस, पहले तो ये न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होने की वजह से इसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स था, क्रोमेटिड था, अब ये क्या हुआ, स्कैटर होना शुरू कर दिया। अब जब स्कैटर होने लगेगा, स्प्रेड होगा, तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। ये क्या हो गया, जितना भी क्रोमेटिन है
वो सारे के सारे क्या हो गया, फैल गया साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या, सेल, फैल गया। अब देखो क्रोमोसोम्स जो स्प्रेड हुआ, इसमें अब कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर अब कंडेंसेशन हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब है कि जो क्रोमोसोम है अभी जिस फॉर्म में ये दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे जीनोट पे देखोगे, जीनोट फेज में तो क्रोमोसोम जो होता ये कुछ उतना ज़्यादा कंडेंस में फॉर्म में नहीं होता है, वो रिलैक्स फॉर्म में हमें जनरली मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे डिवीजन के टाइम में आएगा तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्शन बन जाता है, जो एक प्रोटीन काम करता है, ऑर्गेनाइजर बोलते हैं उसको। वो ऑर्गेनाइजर प्रोटीन जो होता है, इस जो क्रोमोसोम्स है इसको फर्दरली कॉइल करता है, कंडेंस करता है, ताकि ये विजिबल हो जाए। अब इस टाइम में जो होता है ये विजिबिलिटी शो कर देता है, ताकि इस इजीली जो होता है, क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। अब मेटाफेज में आके जो क्रोमोसोम्स का होगा, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम इजीली करते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, कंप्लीट हो, कंडेंसेशन हो गया। अब इसमें और क्या रह गया, जब कंडेंसेशन हो गया तब मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, इसका मॉर्फोलॉजी, फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स आर इजीली स्टडीड, आसानी से स्टडी किया गया है। कौन से स्टेज में, मेटाफेज वाले में, मतलब हाईली कंडेंस्ड फॉर्म मिलेगा हमें क्रोमोसोम का, वो कहाँ पर मिलेगा, इसे यानी कि हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा, इसी में हमें मिलेगा। अब स्पिंडल फाइबर, इसके बाद आता है स्पिंडल जो फाइबर है, स्पिंडल जो फाइबर्स था, जो फॉर्मेशन हुआ था प्रोफेज में, अब वो क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है, अटैच टू काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। अब ये क्या चीज है, इसे समझो। ये देखो ऑपोजिट पोल में आ गया हमारा, ये क्या है, सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स है। मान लो कि यहाँ एक क्रोमोसोम है, क्योंकि ये डबलेट है, मतलब अमाउंट इसका डबल है, ठीक है, ऐसे बिखरा हुआ कहीं भी। तो यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा तो ऐसे जाके बाइंड करेगा। देखो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में दो चीज हमें दिखता है यहाँ पर, इस लोकेशन में जो इनसाइड मिलेगा हमें, इनसाइड में मिलता है हमें सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, जिससे कि क्रोमोसोम अटैच्ड होता है। क्या रहता है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स क्या रहता है, अटैच्ड।
एक मिलता हमें, इसी के ऊपर मिलेगा एक काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स, ये जो काइनेटोकोर्स होता है, इस काइनेटोकोर्स के साथ बाइंड करता है क्या, यानी कि मान लो ऐसे ऐसे में समझो, समझ में नहीं आएगा इसे, ये लो, ये इस साइड आउटसाइड जो है हमने लिया, ये क्या है, काइनेटोकोर्स है। और इनसाइड जो मिलेगा, ये क्या मिलेगा हमें, ये सेंट्रोमियर है। ठीक, तो इस साइड में जो काइनेटोकोर्स है, इसमें क्या कौन बाइंड करता है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बाइंड करता है किसमें के साथ, काइनेटोकोर्स के साथ। और ये जो क्रोमोसोम्स में दिख रहा है हमें, ठीक है, इसके साथ हमें मिलेगा ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, वो ब्लैक कलर का जो है क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, उसके बाद इस साइड देखोगे, फिर से यहाँ पे मिलेगा हमें काइनेटोकोर्स। ये दो चीज है। तो यहाँ से जो है हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है, वो किसके साथ बाइंड करने लगेगा, क्रोमोसोम्स के साथ। अब क्रोमोसोम के साथ जब बाइंड कर लगेगा, तब ये क्या करेगा, आपस में खींचने लगेगा। अब खींचने लगा तो ये जो इस फॉर्म में था क्रोमोसोम, इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन क्रिएट होने की वजह से ये फिर धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लगेगा। तो ये खींचते खींचते इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर सारे के सारे इसमें जो मेटाफेज में है, वो एक ही लाइन पे लेके आ जाएगा। ये देखो बाइंड कर लिया, अभी सेल है। अब इस सेल में ये देखो, जितना भी क्रोमोसोम्स था वो कहाँ आ गया, एक प्लेट पे आ गया। अब यहां से क्या है, इसके साथ बाइंड कर गया। ठीक, तो ये क्या है, हमारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है। ये क्या हमारा स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। और इस जो अलाइनमेंट हुआ, इस अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं हम, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। कि जितने भी क्रोमोसोम्स है एक लाइन में अलाइन होना, वो क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच तो क्रोमोसोम्स के साथ हो गया, अब उसको अलाइन करेगा। जो क्रोमोसोम्स था, क्रोमोसोम्स अलाइंड, क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा अलोंग मेटाफेज, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज के फेज के जो प्लेट है उसके अलोंग में अलाइन होगा, है ना। ये मेटाफेज प्लेट है, उसके अलोंग में ये अलाइन हुआ। उस ये चीज़ हमें कहाँ पे दिखाई देगा, और यही चीज़ मेन कैरेक्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे के सारे है कि कंडेंसेशन भी सबसे ज़्यादा पर कंप्लीट यहीं पर होता है, मॉर्फोलॉजी भी यहीं पे दिखाई देता है, और स्पिंडल फाइबर भी अटैच्ड यहीं पे मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मेटाफेज प्लेट में दिखा देगा। ये मेटाफेज प्लेट का बात है। अब देखो इसके बाद जो आता है हमारा फेज, तीसरा फेज एनाफेज। एनाफेज में ये जो हमारा मेटाफेज अलाइन में अरेंजमेंट हुआ, इसको अब क्या करेगा, ऑपोजिट पोल की तरफ जो होता है
ये खींचना शुरू कर देता है इस क्रोमोसोम्स को। अब देखें क्या है, तीसरा फेज एनाफेज। ठीक, ये देखो एनाफेज में क्रोमोसोम्स ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स अरेंज्ड along मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के अलॉन्ग में जो हुआ था, अरेंज हुआ था, अब वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट होने लगेगा। स्प्लिट इस स्प्लिट साइमल्टेनियसली, साथ में ही क्या होने लगेगा, बिगिंस टू मूव टुवर्ड रेस्पेक्टिव पोल्स। रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ वो जो है मूव करना शुरू कर देगा। कैसे, अब देखो हमने क्या, अगर ये एक सेल है, अब इस सेल के अंदर हमने जो अरेंज किया था इसे मेटाफेज प्लेट में, ये क्या सेंट्रियोल है और ये हमें दिखाई दे रहा है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये क्या था, मेटाफेज। अब प्रोफेज में आओ, तो प्रोफेज में ठीक है, ये देखो क्रोमोसोम्स जो यहाँ पर कंडेंस के फॉर्म में था, अब क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अब जब स्प्लिट हो गया, सेपरेट आउट हो गया, अब क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट पोल की डायरेक्शन में। ठीक, यही बात इन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जो होता है मूव कर, इधर वाला इस पोल की तरफ मूव करेगा, उधर वाला उस पोल की तरफ मूव करने लगेगा। यही बात यहाँ पर लिखा है। यही इस एनाफेज का जो होता है मार्क जो होता है, पॉइंट होता है, मतलब याद रखने के लिए। अब देखो टेलोफेज में जो जितना भी हमने देखा था न्यूक्लियर इनवेलप वगैरह, अब ये तो सेपरेट आउट हो गया। अब न्यूक्लियर इनवेलप वगैरह जितना भी था, ऑर्गेनेल्स वगैरह जो विजिबल नहीं हो रहा था, न्यूक्लियर इनवेलप जो डिजेनरेट हो गया था, उसका वापस से रीअरेंज होना शुरू हो जाता है। चौथा फेज था टेलोफेज। टेलोफेज तो क्रोमोसोम्स जो स्प्लिट हुआ, तो अब क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो गया, क्या बना लिया, क्रोमैटिड हो गया। क्रोमोसोम्स स्प्लिट होकर क्या बना, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये क्या करता है, मूव कर जाता है, क्या कहाँ, रिच टू रिस्पेक्टिव पोल्स। अपने पोल्स की तरफ जो होता है वो पहुंच जाता है। अब देखो पोल्स के पास पहुंच गया, और साथ में ही साइमल्टेनियसली कंडेंसेशन हुआ था हमारे। देखो हाईली कंडेंस कहाँ पे पाया जा रहा था, मेटाफेज में। अब जो होता है इसमें डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है। डीकंडेंसेशन होके
ये जो क्रोमोसोम्स का विजिबिलिटी था वो अब नहीं शो करेगा। नो मोर क्रोमोसोम्स आर विजिबल। अब ये विजिबल नहीं है। क्रोमोसोम इस वाले स्टेज में आने के बाद विजिबल नहीं होता है। यानी कि क्रोमोसोम से होता है लॉस कर देता है देयर इंडिविजुअलिटी, देयर इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देता है। अब कैसे, देखो ये जो सेल है, ठीक है, अब इस सेल के यहाँ पे क्या था, दो सेंट्रोल है। अब यहाँ हमें मिलेगा इसका क्रोमोसोम्स, इस वाले रीजन पे क्रोमोसोम मिलेगा हमें, लेकिन वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब ऐसा लगेगा कि जैसे कि सब कुछ आपस में क्या हो गया, मिक्सअप हो गया है। ठीक, कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा कि इस पोल में एक क्लस्टर दिखेगा, दूसरे पोल में दूसरा क्लस्टर दिखेगा, लेकिन इंडिविजुअली जो क्रोमोसोम्स को हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कहा कि क्रोमोसोम इंडिविजुअलिटी को लॉस कर देता है, यानी कि डीकंडेंसेशन वापस से होकर आ जाता है। तो अब जितना भी वो था गोल्गी बॉडी वगैरह था, जितना गोल्गी बॉडी हो गया, या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप, अब इसमें देखोगे तो न्यूक्लियर इन्वेलप अब क्या हो जाता है, फॉर्म कर जाता है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो गया, रिफॉर्म्स कर जाता है। गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, अब ये वापस से क्या हो जाता है, विजिबल हो गया। ठीक, रिफॉर्म हो गया। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है रिफॉर्म हो गया, दोबारा से बनने लगा, यानी कि कुछ ऐसे दिख बनने लगेगा। ठीक है, ये हमारे टेलोफेज वाले स्टेज में। लेकिन इसमें देखोगे तो न्यूक्लियर तो बना, लेकिन इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है सेम है। मतलब एक सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हमें इस वाले स्टेज पे दिखाई देगा। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल ऐसे डिवाइड करेगा और फिर ये न्यूक्लियस एक सेल बनाएगा, ये न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म को लेकर एक सेल ये बना लेगा। ठीक है, ये था हमारा टेलोफेज वाला। अब देखिए साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में जैसे ये सेल है तो हमारे पास यहाँ पे था क्रोमोसोम, यहाँ पे था न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो हमारे पास ये था साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। ठीक, अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे फॉर्मेशन करने के लिए। अब बढ़ते बढ़ते फिर एक टाइम आएगा कि डीप होता चला जाएगा। ये एक न्यूक्लियस है, फिर फाइनली टू सेल्स बना लेगा। ये एनिमल सेल के अंदर ये फरो बनता है, डीप एन। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब प्लांट सेल के अंदर है, प्लांट सेल की बात करें तो ये मान लो
प्लांट सेल है, इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो इस वाले रीजन पर देखोगे बीच से जो है क्या बनने लगा, एक सेप्टा टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। और फाइनली जो होगा, ये जो सेल होगा ये ऐसे फॉर्मेशन करके दो सेल बना लेगा। इसको हम लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिना टाइप का बनना शुरू हो जाएगा। इसको एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं। सेल प्लेट बोलते हैं इसको, सेल प्लेट, सेल प्लेट बोलते हैं। तो फिर ये दो सेल बना लिया इस टाइप से। तो इसमें देखोगे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसका जो फरो होगा वो डिपेंड होता चला जाएगा, होते होते जो होता है तो सेल पूरा आपस में फ्यूज हो जाएगा। जब इधर से और इस दोनों साइड से जब फ्यूज हो जाएगा तब ये क्या करेगा, दो सेल सेपरेट हो जाता है। कुछ केस में जो मल्टी से न्यूक्लिएटेड जो सेल्स होते हैं उसकी बात करें अगर हम, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मतलब टू न्यूक्लियस वाला जो सेल है उसकी हम बात करें तो इस वाले टू न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियस की बात करें तो ये क्या करता है, जैसे सेल है ये है, दो सेल है। अब इसमें देखोगे तो ये एज इट इज ही रिमेन रह जाएगा। सेल तो एक ही है लेकिन न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नॉट फाउंड, साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं होता है, ओनली कार्योकाइनेसिस, ओनली कार्योकाइनेसिस। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन मिलेगा हमें। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन। सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही मिलेगा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जो इस वाली कंडीशन में देखोगे तो सिर्फ कार्योकाइनेसिस से होता है। न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये तो हमारा माइटोसिस के बारे में पूरी की पूरी हमने जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पूरा हमने डिटेलिंग कर लिया है, लाइन टू लाइन हमने डिटेल किया है। तो एक बार एनसीईआरटी को भी देख लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर जो जितना हमने कंटेंट डिलीवर किया है पॉइंट टू पॉइंट वो एनसीईआरटी से ही उठा के हमने दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। कौन सा, माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो से हम देखेंगे म्यूसिस के बारे में। किसके बारे में, म्यूसिस, म्यूसिस देखेंगे। इसमें देखोगे तो टू सेल का फॉर्मेशन होता है लेकिन म्यूसिस में देखोगे इसमें 4 सेल बनता है, 4 सेल बनेगा। तो वो कैसे होगा वो हम उसमें देखेंगे। तो इससे पहले भी हमने क्या है जो हमने इंटरफेस देखा था। अगर वीडियो नहीं देखा किसी ने तो वो देखना भी जरूरी है क्योंकि वो देखोगे तभी जाके ये सब समझ में आएगा कौन से स्टेज में क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना इम्पोर्टेंट हमारा जो होता है इंटरफेस भी रहता है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं।